नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश गोल्डन गाइड, गोल्ड ईटीएफ या ज्वेलरी बेहतर। काफी अहम सवाल है। सोना निवेश के लिए एक शानदार विकल्प माना जाता है, लेकिन सवाल ये है कि सोने में निवेश का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। क्या गोल्ड ईटीएफ एक समझदारी वाला फैसला है या फिर सोने की ज्वेलरी खरीदना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ईटीएफ में निवेश करने के क्या फायदे हैं, ज्वेलरी में निवेश करने के क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा और कहां आपको ज्यादा बेहतर रिटर्न मिलेगा, और अगर इस्तेमाल के लिए चाहिए तो ज्वेलरी से बेहतर कुछ और क्यों नहीं है। इस खास शो में यही हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल है जो आपके इस इन्वेस्टमेंट या शॉपिंग के डिसीजन में मदद करने वाले हैं। सचिन जैन है हमारे साथ, रीजनल सीईओ हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के। हमारे साथ अविनाश गुप्ता हैं, वाइस चेयरमैन हैं जीजेसी के। मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, और संयम मेहरा हैं पूर्व चेयरमैन हैं जीजेसी के। अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। चलिए तो लेकिन गोल्ड ईटीएफ में जिस तरह के रुझान बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, भारत में भी तेजी से जिस तरह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, जनवरी में हमने देखे थे रिकॉर्ड नंबर एयूएम के हो गए हुए थे। आप संयम मेहरा साहब, अब आपसे मेरा एक सवाल होगा, क्या गोल्ड ईटीएफ की बढ़ती भागीदारी या कह सकते हैं उसमें जिस तरह की दिलचस्पी इन्वेस्टर्स की बढ़ी है, इसका कुछ असर फिजिकल डिमांड में भी हुआ है, या आपको लग रहा है कि दोनों अलग तरह के हैं, पैरेलली दोनों बिजनेसेस चलेंगे, उसका कोई असर नहीं हो रहा है फिजिकल मार्केट में? नमस्ते विश्वमोहन जी। नमस्ते सर। देखिए ऐसा है कि दोनों की मार्केट, जो ईटीएफ की और फिजिकल की मार्केट अलग अलग है। दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अलग अलग हैं। आज गोल्ड के जब रेट्स बढ़ते जा रहे हैं जिस तरीके से, उसके अंदर काफी ऐसा सेक्टर है जो गोल्ड को अपने यहाँ पर स्टोरेज वैल्यू से रखने में सिक्योर नहीं महसूस करता है। उसके लिए ईटीएफ है, इजीली ट्रेडेबल है स्टॉक मार्केट्स के ऊपर भी, और डिजिटल फॉर्मेट के अंदर भी बराबर तरीके से हम रख सकते हैं। जबकि फिजिकल है, फिजिकल डिमांड आज भी ऐसा तबका है मार्केट के अंदर जो फिजिकल है। आज इंडिया के अंदर आप देखेंगे, जब गोल्ड का भाव 50,000 था, 60,000 था, आज 85,000 के करीब, 86,000 के करीब आ गया है। फिर भी फिजिकल डिमांड के ऊपर इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। 750 टन के आसपास, 700 to 750 टन के आसपास आज भी इंपोर्ट हो रहा है। ज्वेलरी बिक रही है, और जो ज्वेलरी के साथ साथ जो मेकिंग चार्जेस है उसके अंदर पे रीसेल वैल्यू के अंदर थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है। लेकिन ईटीएफ के अंदर जो है उसके अंदर वो चीज के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती है। कुछ फायदा टैक्सेबल वैल्यू के अंदर भी होता है ईटीएफ के अंदर। आने वाले टाइम के अंदर जैसे लोगों को इसकी और सोच पता लगेगा, इसके एडवांटेजेस पता लगेंगे ईटीएफ के, तो और रुझान लोगों का बढ़ेगा इसके अंदर। और इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ये गोल्ड लेना चाहते हैं और अपने पास नहीं रखना चाहते हैं गोल्ड को, और सिर्फ ट्रेडिंग के रूप में रखना चाहते हैं, उसके लिए ईटीएफ सही है। लेकिन उसके साथ साथ एडवांटेज फिजिकल की भी मैं बता देता हूं आपको। आज अगर हम होल्ड कर सकते हैं या अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, लॉकर्स में रख सकते हैं, सही तरीके से बाय कर सकते हैं, अपने घर के अंदर अगर कोई पहनना चाहे उसको कन्वर्ट करके ज्वेलरी में रख सकते हैं, तो उसकी अलग सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि उसको एनी टाइम हम यूटिलाइज कर सकते हैं। 10 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर गोल्ड की बार्स या ज्वेलरी भी एनकैश हो सकती है। तो दोनों के अलग अलग फायदे हैं। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर मेरे को ये लगता है कि नॉर्मल जो ट्रेडिंग है वो बढ़ेगी, और ईटीएफ के ट्रेडिंग के कंपैरिजन में स्टॉक मार्केट या दूसरे मार्केट्स का पैसा ज्यादा ईटीएफ के अंदर आएगा। लेकिन फिजिकल गोल्ड की डिमांड और फिजिकल जो बाइंग और ट्रेडिंग है वो वैसे भी बरकरार रहेगी। अविनाश जी, अब आपके पास मैं आ रहा हूं। हालांकि ये सवाल बहुत ही आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं ये समझना चाह रहा हूं कि गोल्ड ईटीएफ की लिक्विडिटी और ट्रांसपेरेंसी की तुलना अगर फिजिकल गोल्ड से आप करते हैं, क्योंकि अलग अलग शहरों में भी प्राइसेस में भी काफ़ी फ़र्क होता है, मेकिंग चार्जेस का नुकसान होता है। शॉर्ट टर्म में हालांकि उसको नुकसान होता है, लॉन्ग टर्म में तो सब कुछ सेट ऑफ हो जाता है। तो आप इसे कैसे देखते हैं, इन दोनों प्रोडक्ट्स की अगर तुलना की जाए? क्योंकि आमतौर पे जितने सारे चार्जेस ज्वेलरी के साथ जुड़े होते हैं, जिस तरह बहुत बार हिडन कॉस्ट भी होते हैं, तो क्या लग रहा है ये दोनों प्रोडक्ट्स में के बारे में लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार विश्वमोहन जी, थैंक यू सर। फॉर इनवाइटिंग मी। सर, इसको मैं 2 पार्ट्स में करूंगा। पहली, इन्वेस्टमेंट डिमांड जो होती है वो डिमांड टोटली डिफरेंट होती है देन ज्वेलरी डिमांड। जो आदमी ज्वेलरी खरीदना चाहता है वो मेकिंग चार्जेस की पॉइंट समझ करके ही खरीदना चाहता है, वो इन्वेस्टमेंट के पैटर्न से नहीं देखता है, क्योंकि उसके अंदर जो मेकिंग चार्जेस का पॉइंट होता है वो उसका लॉस होता है अगर से वो बेचना चाहता है। तो उस हिसाब से ज्वेलरी को एक अलग सेगमेंट में रखते हैं हम लोग। और फिजिकल गोल्ड और ईटीएफ का जो डिमांड है,
दोज पीपल हु आर फाइनेंशियल लिटरेट्स, वो लोग चाहेंगे कि हम ETF में इन्वेस्ट करें, और जो हमारी रूरल डिमांड है या इन्वेस्टमेंट फिजिकल डिमांड है वो इंटैक्ट रहेगी। तो हमको ये दोनों चीज को अलग अलग समझना पड़ेगा। जैसे कि आपने बताया कि ज्वेलरी के अंदर मेकिंग चार्जेस होती है, वो सारी चीजों का जो हिडन कॉस्ट वगैरह आप बोल रहे हो, वो सारी चीजों को अगर से हम देखेंगे तो ज्वेलरी एक एडॉर्नमेंट की चीज है, एक पीस ऑफ आर्ट है। तो उसको आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के एंगल से नहीं देख सकते। फिजिकल डिमांड, जैसे कि आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गोल्ड के अंदर तो टच एंड फील का फील होता है, तो वो जो फिजिकल स्टोरेज करना चाहते हैं वो डेफिनेटली करेंगे। और जो फाइनेंशियल लिटरेट लोग हैं वो ETF के थ्रू जाएंगे, एंड बोथ द डिमांड्स विल कंटिन्यू इन इंडिया। यानी दोनों पैरेलली चलती रहेगी, दोनों तरह की डिमांड यहाँ पर रहेगी। और सबसे अहमियत यह है कि यहाँ पर इस्तेमाल के साथ निवेश का भी फायदा है, और इमरजेंसी में बेचकर तो कैश यहाँ से भी ले सकते हैं, ETF में भी आप ले सकते हैं। और शादी ब्याह कोई भी इस तरह के ट्रेडिशनल मौके होते हैं, यहाँ पर उसका अहम रोल होता है। और साथ साथ लॉन्ग टर्म वैल्यू बढ़ती है, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर बात करें तो आप पास ऑन भी होती है, आपके एसेट्स आप दूसरे जनरेशन को भी देखे जाती है। कुछ देखिए, जैसे कि हम जेन ज़ेड की बात करते हैं, तो आज उन लोग को बहुत ही फैशन savvy भी बहुत ज्यादा हैं, और उनको डे टू डे वेयर के लिए उन लोग को ज्वेलरी चाहिए, और उसके लिए सारे ज्वेलर्स आर ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और उसको बहुत ही लाइट वेट ज्वेलरी, ट्रेंडी ज्वेलरी, ये सारी चीजें बना करके जेन जी को और आने वाली जेन अल्फा को भी हम लोग केटर करने के लिए तैयार हैं। और रही बात डिजिटल गोल्ड की, देखिए डिजिटल गोल्ड इज गोइंग टू बी, और ETF इज गोइंग टू बी ओनली एंड ओनली अ इन्वेस्टमेंट टूल। जो बंदा ज्वेलरी खरीदने के लिए आता है वो ज्वेलरी खरीदने के हिसाब से ही आएगा। और हम लोग GJC की तरफ से, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इज आल्सो वर्किंग कि आज एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल गोल्ड अगेंस्ट द गोल्ड शुड बी अलाउड, इसके ऊपर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो आई थिंक दोनों चीज एक के साथ में पैरेलल चलेगी। और जब हम फिजिकल ज्वेलरी या फिजिकल गोल्ड की बात करते हैं, एक गोल्ड ज्वेलरी ही एक ऐसा एसेट है जिसको कि इंसान अपने जीते जी उसको बहुत अच्छे से एंजॉय भी करता है, और उसके साथ में अप्रिसिएशन भी लेता है। तो आप उसको भी एक नजरिए से देखता है जब ग्राहक आता है। देखिए, $2913 है अभी कॉमेक्स के अंदर। नीचे भाव 2880 2870 के आसपास आया, और बार बार नीचे आने के बाद वापस नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, 2913 के आसपास आया है। मुझे लगता है जो पॉलिसीज अभी भी अमेरिका के अंदर अनरेस्ट है, आने वाले टाइम के अंदर रिसेशन के भी जो सोच है, इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर गोल्ड जो है वो आराम से 3,000 से $3,100 के आसपास हो सकता है, 91 to 92,000 के करीब। और जो थोड़ी सी मंदी आएगी वो जून के बाद आने के आशंका है, उसके पहले मुझे नहीं लगता कि गोल्ड के अंदर मंदी आएगी। डिमांड जो है मार्केट के अंदर वो थोड़ी सी अभी स्लैक है, क्योंकि रेट्स इतने अचानक से बढ़े, लेकिन वो भी ये रेट्स को एक्सेप्टेबल करके फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से, जैसे अक्षय तृतीया का माहौल बनेगा, उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से अच्छा वापस बाइंग मार्केट के अंदर शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अभी भी गोल्ड के अंदर थोड़ी स्टीम है, थोड़ा सा रेट्स और आगे बढ़ने के। सर, मैं संयम जी और मनोज जी के साथ हूं। भाव डेफिनेटली ट्रंप के हर स्टेटमेंट के साथ में मूव कर रहा है। तो अभी एक कंफर्म हमको आइडिया नहीं बैठ रहा है कि लॉन्ग टर्म कहां जा रहा है, बट लॉन्ग टर्म 100% तेजी है। ये फ्लक्चुएशंस के साथ ही चलेगा, और मुझे ये लगता है कि लॉन्ग टर्म अगर से मैं साल भर का देखता हूं तो 3,000 से $3,200 में देख रहा हूं यहां से। अपना यूएस ने, उसके वजह से भी गोल्ड थोड़ा सा ज्यादा ऊपर आया है। उसके अंदर भी जो लंदन के अंदर गोल्ड था, इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर, वो सारा का मेजरली शिफ्ट हुआ है यूएस के अंदर। जो यूक्रेन और रशिया के अंदर भी वॉर है, अभी यूएस ने सोचा है कि उसको एड अभी नहीं देनी है, तो वॉर अभी रशिया के साइड से इंटेंसिफाई हो रही है। गाजा के ऊपर भी जो कुछ बात बोली है यूएस ने, किस तरीके से उसके ऊपर एक्शन होगा। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले 2 से 4 महीने और
यूएस के अंदर ट्रम्प गवर्नमेंट को टाइम लगेगा स्टेबलाइज होने के अंदर, और थोड़ा सा और स्टेटमेंट्स इस तरीके से आएंगे जो थोड़ा वर्ल्ड को स्टेबलाइज कर सके। अभी थोड़ी सी पावर गेम जिस तरीके से चल रही है वो गोल्ड को इफेक्ट करके उसको थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ा रही है। मुझे लगता है जून तक का टाइम लग जाएगा और 3 से 4 महीने, जिसके अंदर ये थोड़ी सी और स्टेबलाइजेशन आएगी। रूपी के अंदर भी थोड़ी सी हल्की सी वीकनेस आ सकती है 1 से 2 रुपए के आसपास, जिसके अंदर M6 के अंदर भी रेट्स हल्के से बढ़ सकते हैं। और वैसे मैं कहता हूं कि रिसेशन और इन्फ्लेशन के बढ़ने से भी इंटरनेशनली भी कॉमेक्स जो है वो 30,100 टू 31,200 के आसपास आ सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि फेड के रेट्स इस बार कुछ ज्यादा इस इन सब वजह से कुछ इसके अंदर चेंजेस आने नहीं आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, जिस वजह से गोल्ड का माहौल थोड़ा सा जून जुलाई तक तेजी का ही रहेगा। जून जुलाई तक आपको माहौल यहाँ पर तेजी का दिख रहा है।